हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोग अपने 3 चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में आपके क्लास 12 का चौथा चैप्टर, जिसका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इस चैप्टर का पहला लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों आप सभी सबसे पहले सीखेंगे क्या। हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आप सीखेंगे, ठीक है, वो मेरे प्यारे बच्चों कैसे उसकी हिस्ट्री आपके सामने देखने को मिलती है। फिर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, बायो सावर्ट लॉ। ठीक है। तो चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग अपने चैप्टर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास इस चैप्टर की पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इसके हिस्ट्री की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ही उसकी हिस्ट्री है, और उसके बाद बायो सेवर्ट लॉ के बारे में बातचीत किया जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं कहानी को। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ऑस्टेड है। ठीक है। उन्होंने देखा कि जो करंट कैरिंग वायर होता है, मतलब जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके इर्द गिर्द मेरे प्यारे बच्चों, उस करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ एक इफेक्ट होता है। अगर कोई बच्चे मैग्नेटिक निडल या कोई मैग्नेटिक सबस्टांस उसके आसपास कहीं नजर आता है या आप लेके आते हो, तो उसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों कुछ इफेक्ट दिखता है। ठीक है। और उसी इफेक्ट को देखने वाले साइंटिस्ट कौन है बच्चे, ऑस्टेड। तो इन्होंने 3 चीजें लिया। एक हमारे पास इन्होंने एक वायर ले लिया, कॉइल ले लिया, ठीक है, एक बैटरी ले लिया, और एक मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने ले लिया मैग्नेटिक नीडल। ठीक है। तो उस मैग्नेटिक निडल की सहायता से इन्होंने देखा कि वायर के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी सेम टू सेम है। पहले मैं इसके फिगर को दिखा दे रहा हूं कि मतलब ऑस्टेन ने 3 चीजों को लिया। ये हमारे पास बैटरी है, ये क्वाइल है, और ये बच्चों क्या है, मैग्नेटिक निडल है। ठीक है। आप लोग इस मैग्नेटिक निडल को और कहाँ देखते हो? तो आप लोग देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, मूवी वगैरह में, हॉलीवुड मूवी देखे होंगे। तो वहां पे जब लोग जंगल वंगल में कहीं जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ होता है, वो बाहर निकालते हैं और वहां पे डायरेक्शन को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। हिंदी में इसी का, इसलिए इसका नाम है दिशा संसूचक यंत्र। क्या नाम बच्चों? दिशा संसूचक यंत्र। वैसे हम लोग इसको मैग्नेटिक निडल कहते हैं। ठीक है। चलो, या इसको कंपास बॉक्स भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय ऑस्टेड that a current carrying wire produces magnetic field nearly it। ठीक है। हमारा जो अगला चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट्स वगैरह के बारे में, तो मैग्नेट्स के चारों तरफ भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, करंट कैरिंग वायर का। It can be tested by placing a magnet in the nearby space. It will show some movement. This observation shows that current or moving charge produce magnetic field। ठीक है बच्चों। इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है? इस चैप्टर में हमारे पास चैप्टर का नाम ही है कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे जो चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, वो मूव कर रहा है, वो भाग रहा है, वो बच्चे मौज कर रहा नहीं है, रेस्ट रेस्ट पर नहीं है। रेस्ट पे कब था? रेस्ट पे मेरे प्यारे बच्चों अपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में था। ठीक है। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने लग गए, तो वहां पे चार्ज मेरे प्यारे बच्चों मूव करने लग गया, और चार्ज के मूवमेंट को ही हमने क्या कहा, करंट कह दिया था। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब चार्ज मूव कर रहा है, तो अपने इर्द गिर्द क्या क्या चीजें करता है। तो सबसे पहले करता है भैया कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? तो ये देखने वाले कौन थे, ऑस्टेड थे, कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ एक इफेक्ट है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा इफेक्ट देखा था।
तो उसके अगर पास हम मैग्नेटिक निडल लेके आते हैं तो मैग्नेटिक निडल की जो जो सुई होती है वो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग वही देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ डिवाइसेस हैं जो हमारे पास अपरेटस आप कह लो, कि जिसको ऑस्टेड ने लिया और इसी अपरेटस से उन्होंने ये सारी बातें कही। ठीक है, तो ऑस्टेड ने क्या क्या बातें कही वो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वन बाय वन सीख लेते हैं। ये हमारे पास फिगर नंबर ए है, यहाँ हमारे पास फिगर नंबर बी है। इस फिगर नंबर बी में जो ये के लिखा है ना, ये बच्चों कुंजी है। क्या है? कुंजी, यानी कि की मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, स्विच के जैसा है। ये स्विच है, समझ लो आपके घर में जब आप लोग लाइट को ऑन करते हो तो स्विच को ऑन ऑफ ऐसे करते हो ना, तो वही हालचाल है जब हम लोग सर्किट बनाते हैं तो उसमें स्विच का यूज करते हैं। तो ऑस्टेड ने क्या किया, ऑस्टेड कनेक्टेड अ कंडक्टर ए बी, कोई एक वायर ले लिया, अ बैटरी एंड अ की। ठीक है, सब कुछ की वगैरह हमने आपको बता दिया। अ मैग्नेटिक निडल इज आल्सो प्लेस्ड नियर द कंडक्टर। जो मैग्नेटिक निडल है यहाँ पे इस वाले फिगर में, ये मैग्नेटिक निडल है जो हमेशा नॉर्थ साउथ में बच्चों ऐसे खड़ा रहता है। ठीक है, अच्छा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एज लॉन्ग एज की इज ओपन, पहले वाले फिगर ए की बात हो रही है कि मतलब जब सर्किट हमारा ओपन है, हमने उसमें करंट फ्लो नहीं किया है, तो मैग्नेटिक निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आई? तो नो करंट फ्लोज इन द कंडक्टर, द मैग्नेटिक निडल रिमेन्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, जब तक हमने सर्किट को ओपन रखा है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, यहाँ पे करंट जीरो है ऐसा आप कह लो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक निडल जैसे ऐसे खड़ा था साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में, वैसे ही है। अब इसके फिगर नंबर बी पे जाएंगे। जब हमने सर्किट को ऑन कर दिया, यानी कि जो की है उसको हम क्लोज्ड कर देंगे। यहाँ पे चीजें क्या है, ये ओपन है, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ओपन था तब क्या था, करंट नहीं थी, तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यानी कि उसके चारों तरफ कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब ये क्लोज्ड हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें करंट है, करंट जीरो नहीं है, और उसके चारों तरफ कोई इफेक्ट जनरेट हुआ जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक निडल के बच्चों जो निडल है उसको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको फिगर बी में साफ साफ ये चीजें दिख रही हैं, और वही बातें हम लोग लिख देते हैं। उस फिगर को हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं, मतलब बना लेते हैं। ठीक है, कि व्हेन द की इज क्लोज्ड, करंट फ्लोज इन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक निडल placed near the conductor gets deflected from its previous position। जब हमने करंट को फ्लो करवाया, मतलब जब हमने सर्किट को क्लोज किया, तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक फील्ड होगा जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक निडल रखी गई है तो बच्चे जाहिर सी बात है क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, तो उसका फिगर ये है। फिर ऑस्टेड ने क्या किया, जो बैटरी का जो टर्मिनल है, देखो इस वाले फिगर में ये प्लस है या माइनस है, अगली बार अब क्या करेंगे कि टर्मिनल को चेंज करके वो टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या होता है। तो अब देखो पोलैरिटी चेंज हो गई, जहां प्लस था वहां माइनस हो गया, जहां माइनस था वहां प्लस हो गया, यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो ऑस्टेड ने देखा कि जो मैग्नेटिक निडल है अब बच्चे दूसरे डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रही है। ठीक बात है, तो वही बात फिर से लिख देते हैं। If the poles of battery are changed and the direction of current in the conductor is opposite, then the magnetic needle also gets deflected in the opposite direction। ठीक है, तो यानी कि क्या हमको इससे कंक्लूजन देखने को मिला, मतलब जो भी हमने अभी एक्सपेरिमेंट सीखा ऑस्टेड का, हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों नहीं पूछा जाता है ना, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसने ऑब्जर्व किया सबसे पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑस्टेड वहां पे ऑप्शन होगा, आप उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में? हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अच्छा जी, तो आपने देखा कि ऑस्टेड ने
की लिया, उसने एक वायर लिया, उसने एक बैटरी लिया, उसने एक मैग्नेटिक निडल लिया। इन सभी चीजों का उसने एक सर्किट बनाया। जब सर्किट को ओपन रखा तब बच्चे मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। जब सर्किट उसने क्लोज कर दिया, यानी करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, तब मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फिर उसने क्या किया कि जो पोल बैटरी की जो टर्मिनल है उसको उसने चेंज कर दिया, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, यानी कि करंट के डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया। तो उससे इसने देखा कि जो मैग्नेटिक निडल है अब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। ठीक है, तो इस वाली कहानी में हमने इतनी बातें सीखी, यानी कि हमारे पास यहाँ पे निचोड़ क्या है इस कहानी का कंक्लूजन। वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देमसेल्फ। ठीक है, यहां से हमको ये देखने को मिलता है, ऑस्टेन ने कहा कि मूविंग चार्ज या आप कह लो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में मतलब अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा आपके सामने रिलेट करूंगा। तो देख मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को बच्चे हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, हमको उससे मतलब नहीं, कोई चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बात समझ में आई? डॉट डॉट जो भी मैं बना रहा हूं उसके रीजन को बना रहा हूं, और ये रीजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। बात समझ में आई? यानी कि चार्ज कहाँ है? चार्ज बच्चा रेस्ट पे है, यानी कि वो मौज कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए? हाँ सर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की यही बंदा जो चार्ज है, अब वो मेरे प्यारे बच्चों किसी v वेलोसिटी से भागेगा। ठीक है, मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चे? मान लो इसकी वेलोसिटी है v। तब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या करता है? ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? ये मूविंग है। ठीक है, चार्ज क्या कर रहा है? मूविंग है, मोशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मूविंग चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। चार्ज है तो चार्ज है तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी, लेकिन उसके मोशन के कारण अब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, इतनी बात आपको समझनी थी। फिर मेरे प्यारे बच्चों करंट कैरिंग वायर, मान लो कोई वायर है उसमें करंट जनरेट हो रही है, तो इसके चारों तरफ भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। बात समझ में आ रही है? तो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा, आपसे अगर मैं पूछूं इसी कहानी में कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, हैशटैग लगाओ, और मैंने यहां पे लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के पापा कौन? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड के पापा कौन? तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड के दो पापा हैं। ठीक है, दो नहीं कई हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे बच्चों बाद में, जब अगला चैप्टर आएगा तो वो तो मैग्नेट्स होगा। ठीक है, मैग्नेट्स। फिर लेकिन यहाँ पे हमने बात किया सर मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, और हमने सीखा कि करंट कैरिंग वायर भी मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ना? अरे बोलोगे? करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है बच्चों? जनरेट कर रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा।
आपसे मैं पूछूं अगर कि मैग्नेटिक फील्ड के पापा कौन कौन, तो आप कहेंगे सर मैग्नेट है, मूविंग चार्ज है और करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी और इस चैप्टर में हम केवल और केवल इन दोनों बंदों की ही बात करेंगे, मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग वायर। ठीक है, बाकी मैग्नेट्स की कहानी मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 में हो गया, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि बायो सेवर्ट्स लॉ क्या होता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में सीखा था कूलॉम्स लॉ, उसी हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ होता है बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बायो सेवर्ट ने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने फिगर बना हुआ है, अभी मैं बना दूंगा। उस करंट कैरिंग वायर में मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, उस करंट कैरिंग वायर का इन्होंने नाम दे दिया मान लो एक्स वाई, साफ साफ आपको दिख रहा है। तो अभी मैंने कहा कि कोई करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो उन्होंने बताया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा किसी पॉइंट्स पर। ठीक है, जैसे दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसको बताने वाले कूलॉम साहब थे, तो उसी प्रकार से करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो किसी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो कौन बताएगा, बायो सेवर्ट चाचा बताएंगे। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। तो उन्होंने ऐसा फिगर बनाया मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही? अच्छा, आप कैसे बनाओगे, आप भी ऐसे ही बनाओगे। सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, एक ऐसे करंट कैरिंग वायर कैसे ही बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, अब इसमें बच्चों एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमको चूज करना होता है। जैसे हमने कूलॉम्स लॉ में देखा था कि वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, हर एक प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो वही कुछ कहानी इसकी भी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इसको मैंने डीएल एलिमेंट कहे। मान लो इस वायर की लंबाई एल होगी, तो डीएल क्या होगा, इसकी छोटी सी लेंथ, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चा लोग करंट एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, तो और ये डिस्टेंस हो जाती है बच्चों आर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हम वेक्टर ही लेते हैं आर को, और इस डीएल को भी वेक्टर लेते हैं, और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण हम लेते हैं थीटा, जो एंगल लेते हैं थीटा। फिगर बन के तैयार हो गया। तो बायोसेवर्ट ने कहा कि जब डीएल एलिमेंट का करंट एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं बी ना लिख करके उसको भी लिखूंगा डीबी। तो अब यहाँ पे डीबी क्या होगा उसी के बारे में बायोसेवर्ट बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। तो बायोसेवर्ट ने कहा कि जो डीबी होगा यहाँ पर, पहली बात जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है, जो करंट इसमें फ्लो कर रही है। ठीक है बच्चा, अच्छा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो डीबी है मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरे प्यारे बच्चे इसके एलिमेंट यानी कि डीएल के, करंट एलिमेंट यानी कि डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हालांकि मैं डीएल साइन थीटा भी लिख सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं अलग लिख दूंगा उसको, कि जो डीएल डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके जो एंगल बन रहा उसके साइन थीटा के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा जी। अब डिस्टेंस के साथ क्या है, तो डिस्टेंस के साथ मेरे प्यारे बच्चों है डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या आप कह सकते हैं कि डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये बातें बायोसेवर्ट ने बताई। ठीक है, अब इन चारों बातों को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जब चारों बातों को आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई r²। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट है, सॉरी जो साइन है, इसको मैं यहां से रिमूव करूंगा। तो अगर मैं रिमूव करूंगा तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक कांस्टेंट आएगा, मान लो उस कांस्टेंट का नाम के है, ये हो गया आईडीएल, ये हो गया साइन थीटा और डिवाइड बाई r²। ठीक है बच्चा लोग, हाँ सर। फिर नेक्स्ट, तो dB बराबर
बच्चों एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि जो कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखी जाएगी और ये हो जाएगा आइडियल और यहाँ साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है। ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, अब यही हमारे पास फाइनल बच्चा आंसर है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का। बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना, उसका मेरे प्यारे बच्चों जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻⁷। ठीक है, जैसे वहां पे कांस्टेंट आता था जिसको आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते थे, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई। सिंपल सी बात है ना? तो इसको भी आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर है? तो बस मेरे प्यारे बच्चों इतनी बातें आपको बायो सेवर्ट लॉ में कह देनी है, कह दोगे? ठीक है। तो जैसा फिगर बनाना है उसी फिगर के बारे में 2-4 बातें लिख देनी है कि मेरे प्यारे बच्चों फिगर क्या कर रहा है। फिगर शोज अ फाइनाइट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई। कंसिडर एन इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट डीएल ऑफ द कंडक्टर। देयर इज अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एलिमेंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमको पॉइंट पी पर कैलकुलेट करनी है। तो let the angle between the element and the line joining point P be theta. The intensity of magnetic field produced due to element dl at that point is dB। हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट यहां से चीजों को आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो सब मैंने जो जो फिगर में हमने बनाया था वो सारी बातें हमने कह दिया। आपकी मर्जी आप कहो, आपकी मर्जी आप ना कहो, सीधा फिगर बनाओ और सारी बातें यहीं से आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो जब आपसे बायो सेवर्ट लॉ कहा जाएगा तो आपको मेरे प्यारे बच्चों यहां से आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग एलिमेंट, यानी कि डीएल की बात हो रही जिसको हम लोग आईडीएल भी कह रहे हैं, वो क्या होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग इन द कंडक्टर, यानी कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। दूसरी बात डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल हो जाएगा। ठीक है, जो करंट एलिमेंट है। फिर तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चे साइन थीटा, तो डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फिर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब इन चारों बातों को बच्चे मिला देंगे, उसके बाद हम लोग यहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट को हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई रखते हैं, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक की बातें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी। यहां हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे म्यू नॉट बाई जो 4 पाई में जो म्यू है ना, म्यू, इसको मेरे प्यारे बच्चों परमिबिलिटी कहते हैं, और म्यू नॉट है तो इसको हम लोग कहते हैं परमिबिलिटी या फ्री स्पेस या वैक्यूम। जैसे वहां पे एप्सिलॉन नॉट था तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों म्यू नॉट है। बात समझ में आई? वहां पे हमने एप्सिलॉन नॉट क्या पढ़ा था? परमिटिविटी या फ्री स्पेस, और यहाँ पे क्या है? परमिबिलिटी या फ्री स्पेस या वैक्यूम की बातचीत चल रही है। तो आप लोग अगर पूरे की बात करोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई की, तो उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 10⁻⁻7। लेकिन अगर अकेले अगर म्यू नॉट की बात करोगे तो वो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। देख सकते हैं यहां से, तो वही बातें लिखी गई हैं और ये इसका यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड हमने मैग्नेटिक फील्ड का निकाल लिया, सारी बातें हमने कर ली। ठीक है, अब जो यूनिट की बात होती है, चाहे मेरे प्यारे बच्चों म्यू नॉट या बी, ठीक है, इसके यूनिट को मैं कहूंगा कि अभी बस आपको याद रखना है। कैसे निकालेंगे उस यूनिट को, वो बातें हम लोग बाद में करेंगे। जब वो बात आएगी तब हम लोग बता देंगे कि हाँ मेरे प्यारे बच्चों अब वो बात आ चुकी है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रख लेना है। हालांकि साफ साफ आगे लिखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? टेस्ला होगा, और बाकी म्यू नॉट का यूनिट आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर मीटर। अब ये कैसे आएगा मैं कह रहा हूं, आगे एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले से आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी आपसे पूछ जाता है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो ये रहा इसका वेक्टर फॉर्म। लेकिन आपको चलो मैं आसानी से चीजों को समझा देता हूं। जैसे
मैग्नीट्यूड तो आपको याद होना चाहिए कि डीबी इक्वल्स टू था क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म को लिखूंगा, ठीक है, तो हमने इसलिए लिखा था डीएल और आर को वेक्टर, ठीक है, कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया, आई तो स्केलर होता है। अब मेरे प्यार जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप के। ठीक है, यहाँ पे पहले आर कैप लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर। तो जब आर कैप को आप बदलते हो तो आपको पता है कि आर कैप होता है मेरे प्यारे बच्चे क्या, आर कैप होता है हमारे पास आर वेक्टर डिवाइड बाई आर। तो इसी आर कैप के जगह पे हम लोग सीधा सीधा आर वेक्टर और डिवाइड बाई आर लिखते हैं, तो नीचे हो जाता है ये दोनों मिलाकर के आर क्यूब। समझ पाए? तो इसलिए इस चीज को यहां से ऐसे ही लिखा जाता है कि डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। चलो, तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म है बायो-सेवर्ट लॉ का। डी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया कि कुछ हमारे पास सिमिलरिटी है कूलॉम्स लॉ से, कुछ हमारे पास बच्चे डिफरेंस हैं। जाहिर सी बात है डिफरेंस होगा और कुछ सिमिलरिटी होगी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या कूलॉम्स लॉ से, कूलॉम्स लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ में क्या डिफरेंस है और क्या मेरे प्यारे बच्चों सिमिलरिटी है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। बोथ आर लॉन्ग रेंज। ठीक है, दोनों जो हमारे पास जो वैल्यू है, चाहे मान लो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने लिखा, कूलॉम्स लॉ में हमने लिखा, वो बच्चे क्या है, लॉन्ग रेंज होता है। ठीक है, हमने लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ सीखा था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेरे प्यारे बच्चों 10⁻⁻15 मीटर से अधिक ही होना चाहिए, नहीं तो वहां के बाद तो बच्चे न्यूक्लियर फोर्स लगने लग जाता है। ठीक है, चलिए, तो सिंस बोथ डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आपने देखा कि दोनों जो हमारे पास हैं, कूलॉम्स लॉ हो चाहे मेरे प्यारे बच्चों बायो-सेवर्ट लॉ है, वो 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक बात है। चलो अगली बात, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is produced by a scalar source, namely the electric charge, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स यानी कि आइडियल। बात समझ में आई? अरे चार्ज तो स्केलर होता है, तो ये डिफरेंस हो गया, वहां पे सिमिलरिटी थी पहले में। अब दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है दोनों में, कि वो तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट है, और करंट एलिमेंट को हम लोग आइडियल लिख रहे हैं। तो डीएल मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे लिखी गई। अगली बात, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। ठीक है, यही तो था। और मैग्नेटिक फील्ड इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट आइडियल। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को तो देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से दूर, नेगेटिव चार्ज की तरफ, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बता दिया गया कि कैसे कैसे वो चीजें डिपेंड करती हैं। फिर अगला पॉइंट है, अभी मैं डायरेक्शन की बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, ये नहीं कि खत्म हो गया। देयर इज अ इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और हमारे पास म्यू नॉट है जिसको हम परमिबिलिटी या फ्री स्पेस कह रहे हैं। तो ये बच्चा रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम लोग एक जगह और प्रूफ करेंगे, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों ईएम वेव। बात समझ में आई? तो ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में, आपके सामने मैं लिख भी दिया हूं, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसको आप याद रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/c के, बस 1/c स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ये कौन सा रूल है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो मैक्सवेल क्या कहते हैं? मैक्सवेल कहते हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, तो उसको अपने राइट हैंड से बच्चों पकड़ना है, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपना थंब होना चाहिए, और जो उंगली उसको पकड़ने के लिए घूम रही है वो है मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस करंट कैरिंग वायर। बात समझ में आई? जैसे मान लो फिगर नंबर 1 की बात करना, ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है। फिगर नंबर 1 में अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों करंट नीचे आ रही है, तो ऐसे अपना जैसे मैंने हाथ रखा, ऐसे वायर को पकड़ा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो डायरेक्शन दिख रहा है वो बच्चा लोग क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। दूसरे में बच्चों करंट ऊपर डायरेक्शन में है, तो हम उसको ऐसे पकड़ेंगे, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा है और उंगली को ऐसे घुमाएंगे जैसे हमारे पास उसको पकड़ना है। तो मेरे पास जैसे उंगली हमारा सेंस कर रही है घूमने का, वैसे ही वहां पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास रूल है। अब मैं अपने प्यारे बच्चों को अपना अच्छा सा रूल बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिवर्सल रूल हो जाएगा, कैसे? जैसे हमारे पास मान लो डीबी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, डीबी इक्वल्स टू क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है बच्चा। ये हमारे पास है बच्चा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो आप बच्चों तीन लोगों को देखो, इसको देखो, डीएल वेक्टर को देखो, आर वेक्टर को देखो, ठीक है। चल एक मैं फिगर बनाता हूं, फिर मैं इस रूल को आपको दिखाता हूं। ये हमारे पास मान लो फिगर नंबर ए होगा, करंट इसमें ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इस करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है, और अपने को इसी पॉइंट पी पर इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना। अभी हम डायरेक्शन देखने, मैग्नीट्यूड हमको पता लग जाएगा बायो-सेवर्ट लॉ से, ठीक है। हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ऊपर मैं लिख दूं डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। ये हमारे पास चीजें चल रही हैं। तो ये हमारे पास बच्चे ये रहा, ठीक है। मैं कहता हूं बच्चे अपना रूल बता रहा हूं एकदम तरीके। सबसे पहले यूनिवर्सल रूल सीख लो, वो हमेशा लगेगा। तो बच्चे ये देख ये क्या है, ये कुछ इसी इसी जैसा है ना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। याद करो क्लास 11th के वो दिन जब हमने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल आपको समझाया था, ठीक है। ए डॉट बी आपने सीखा था, ए क्रॉस बी आपने सीखा था। फिर जब ए क्रॉस बी आता है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है, तो उसके पास डायरेक्शन होगा। तो उसके डायरेक्शन को कैसे निकालते थे हम लोग? राइट हैंड निकालते थे। वेक्टर ए के डायरेक्शन में अपने उंगलियों को रख दिया, वेक्टर बी के डायरेक्शन में उंगलियों कैसे घुमाया, जो थंब था वो वेक्टर सी के डायरेक्शन को बताता था, ठीक है। तो वही हालचाल यहाँ भी है। तो डीएल क्या है? वेक्टर ए है, आर क्या है? वेक्टर बी है। तो चल आजा, जिधर करंट फ्लो करता है उधर ही मेरे प्यारे बच्चों डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होती है, सिंपल सी बात। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? करंट के डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। तो डीएल किधर हो गया? ऊपर। वेक्टर आर किधर है मेरे प्यारे बच्चों? वेक्टर आर आपको इधर दिख रहा है, ठीक है। वेक्टर आर की डायरेक्शन किधर है मेरे प्यारे बच्चों? वेक्टर आर तो इधर होगा जिधर आर है। तो मेरे प्यारे बच्चों दाहिना हाथ लेना है, राइट हैंड। वेक्टर डीएल के तरफ डायरेक्शन में उंगली को रखो, आर की तरफ ऐसे घुमाओ, अंगूठा क्या बताएगा मेरे प्यारे बच्चों? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे है? अंदर की ओर। तो यहाँ पे बच्चों इन साइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग ऐसे क्रॉस बच्चे
रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये मेरे प्यारे बच्चों इनसाइड, ठीक है, इसको लिखते हैं इनसाइड, और क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो मान लो इस पॉइंट को मैंने P1 कह दिया, मान लो इस साइड एक पॉइंट ले लेता हूं P2, ठीक है। फिर से हमारे पास डिस्टेंस R ही होगा, तो इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, है ना। अब बताओ, इस P2 पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। फिर से आप कहेंगे दाहिना हाथ लेंगे राइट हैंड वाला, और डीएल हमारे पास ऊपर है, आर हमारे पास इधर है, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर, डीएल डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। तो बच्चे थंब किधर आ रहा है, बाहर, तो थंब हमारा बाहर आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी बाहर, और बाहर के लिए बच्चों ऐसे डॉट लिखते हैं, और ये होता है आउटसाइड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों यूनिवर्सल लॉ है क्या, ए क्रॉस बी वाले का, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू वेक्टर सी का, ठीक है। अब मैं अपना रूल, एक तो ये रूल हो गया, जहां भी आपको दो क्रॉस प्रोडक्ट वाला दिख रहा है वहां पे ये रूल तुरंत लगा देना है, ठीक है। अब बच्चे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फिर से वही जो भी मैं नियम बताऊंगा, जो भी रूल बताऊंगा, सब कुछ राइट हैंड रूल ही होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड रूल, राइट हैंड अपना निकाला। मैं कहता हूं करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रख लेना है, करंट जिस डायरेक्शन में होगी अंगूठे को उस डायरेक्शन में रख लो, और जो उंगली आपकी ये जो सेंस करेगी, जिधर खुलेगी उस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कि जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेट, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मान लो पॉइंट P है, मैं फिगर में ही बना रहा हूं कि ऊपर हमारे पास करंट, तो अंगूठा ऊपर हो गया, पॉइंट P इस साइड है, तो उंगली उसी साइड हमको खोल लेनी है। ये जो हमारा टिप है वो बताएगा डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पॉइंट्स P होगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको आप ऐसे गन बनाओ, और उसका डिशुम डिशुम करो। क्या करो बच्चों, डिशुम डिशुम। तो जब डिशुम डिशुम करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इनसाइड, ठीक है बच्चों, इनसाइड। या आप कह सकते हो कि अपने हाथ को ऐसे रख लेना है, और जो आपका ये बच्चों हमारे पास जो हथेली है, पाम है, उसके परपेंडिकुलर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो किधर आएगा, इनसाइड। वही हालचाल इसके लिए कर लो, ठीक है। ऐसे ही तो है, करंट ऊपर है, पॉइंट्स P2 इधर हो गया, ठीक है। अब बच्चे ढिशुम ढिशुम करो, तो ढिशुम ढिशुम किधर आ रहा है, बाहर की ओर, ठीक है। या आप ऐसे कर लो, तो पाम का डायरेक्शन ऐसे बाहर, यानी कि आउटसाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों आउटसाइड डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। चलो फिगर बी बनाते हैं। ढेर सारे मैं फिगर बना देता हूं और आपको मैं करवा देता हूं कि क्या होगा। ढेर सारे क्या, यहीं पर रहने दो। ये हमारे पास मान लो पॉइंट P1 है, ये हमारे पास पॉइंट मान लो P2 है, और करंट मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। एक फिगर लगे हाथ यही नीचे C में लिख देता हूं, और उसका डायरेक्शन करंट का मैं अलग कर दूंगा। करंट डायरेक्शन मान लो इधर है, और यहाँ पे P1 है, और यहाँ पे क्या है, P2 है, ठीक है। चलो अब बताओ, बी वाले फिगर के लिए राइट हैंड लिया, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन में ऐसे अपने थंब को रख लेना है, ठीक है। ऐसे रख लिया, अपने फिंगर को निकाला और डिशुम डिशुम किया, या आप अपने ऐसे हाथों को ऐसे रख लो। तो बच्चे हमारा जो हमारे पास जो पाम है कैसे आ रही है बच्चों, बाहर की तरफ, आउटसाइड। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो P1 पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटसाइड हो जाएगा। P2 के लिए क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे अपने हाथ को, ठीक है। करंट ऐसे है, पॉइंट्स P2 नीचे है, तो मेरे पास आप अपनी पाम है, चाहे इसको डिशुम डिशुम करोगे तो ऐसे बाहर की ओर, ठीक है, सॉरी अंदर की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ रहा है, इनसाइड, यानी कि क्रॉस, ठीक है। क्रॉस क्या बताएगा, इनसाइड, डॉट क्या बताएगा, आउटसाइड। चलो P2 बताओ, करंट ऐसे है, ऐसे तो लगानी है अपने हाथ को, ठीक है, डिशुम डिशुम करो, यानी कि इनसाइड। तो यहाँ पे हमारे पास करंट हो गया इनसाइड, यानी कि क्रॉस लगा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करोगे डिशुम डिशुम, यानी कि आउटसाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या है, रूल है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप बनाएंगे
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का रूल। ठीक है, चलो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। आज की क्लास में जो भी हमने सीखा, हमने तो मेनली बच्चों क्या सीखा, बायो सेवर्ट लॉ ही सीखा। तो उसके रूल चलो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। According to Biot-Savart law, magnetic field at a point due to a current carrying elements depends upon distance of the point from the element S। तो मेरे प्यारे बच्चों देख, आपने देखा कि ऐसा हमने फिगर बनाया, करंट आई फ्लो कर रही है, यहाँ पे हमारे पास डीएल एलिमेंट था और यहां से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो मेरे प्यारे बच्चों डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है बच्चे आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बस हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों देख, अगर इस क्वेश्चन में बहुत डीप में जाओगे तो बच्चे इसका आंसर सी हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए आप लोगों के लिए जो हमारा सिलेबस है, हमारे लिए बच्चों हम लोग वायर के बाहर बाहर से ही बात कर रहे हैं। तो करंट कैरिंग वायर से बच्चों बाहर बाहर केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। हालांकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिससे बच्चे जो फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास क्या है बच्चों, आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बात समझ में आई? तो हमारे लिए आंसर क्या है बच्चों, बी है। करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। चलो अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय। तो हमने क्या कहा था, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करता है जी, पाप हो जाएगा। चार्ज एट रेस्ट, जो मौज कर रहा होगा वो तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। बाकी सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। मूविंग चार्ज तो बच्चे दोनों करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, यानी कि सी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। कौन से चचा ने किया था, तो बच्चे ऑस्टेड चचा ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टेड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट बायो-सावर्ट लॉ। तो मेरे प्यारे बच्चों बायो-सावर्ट लॉ कहां है, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा नीचे आर क्यू नहीं है, चौथा हमारे पास सही है। ठीक है, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बातचीत किया, जिसमें हमने ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट को देखा था। उसके बाद आपके जैक बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ, उसको हमने देखा। और इस चैप्टर से जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते थे, हमने 6 क्वेश्चन को देखा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के, है ना, जो बायो-सेवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है, जिसमें हमारे पास एक डेरिवेशन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो वो डेरिवेशन देखने में आपको बहुत बड़ा लगता है, बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन आसान हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर नंबर 2 है, सबसे पहले हम लोग वो वाला डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे बच्चों एम्पियर का सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, जैसे आपने गॉस लॉ सीखा था, वैसे मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो बायो-सेवर्ट लॉ, कुलॉम्स लॉ सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस थे हमने सीख लिया। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों वहां पे हमने जैसे गॉस लॉ सीखा था, वैसे हम लोग यहाँ पे एम्पियर्स लॉ भी सीखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को आज की क्लास में जो भी बातें हमने अपने प्यारे बच्चों को सिखाई, वो सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये क्लास मेरे प्यारे बच्चों इसका पहला लेक्चर था और कुछ आसान आसान चीजें हमने बात किया, तो आसानी था बायो-सेवर्ट का लॉ भी। ठीक है,
तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप किसी भी क्वेश्चन के फोटो क्लिक कर करके या मेरे प्यारे बच्चों टाइप करके आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ आपको जरूर उठाना है। मेरे प्यारे बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।